बट और आप देख रहे हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल में उसे आउटर लेयर माना जाता है और प्लांट सेल में वो भी पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल के ठीक अंदर पाई जाती है। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बारे में हम इस टाइप के कॉन्टेक्स्ट से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे उसका ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री एंड आफ्टर उसके कौन कौन से नेम्स है वो अभी भी जानी जाती है, उसका लोकेशन क्या है। ओके, देन आफ्टर द मेन topic is that function of the plasma membrane and some of that selective or also called as a different type of features. Okay, the first of all, the plasma membrane, it is a selective permeable membrane. Right now the plasma membrane, it encloses every types of cells, both that prokaryotes and eukaryotic cells. It physically separates the cytoplasm from the surrounding cellular environment. Okay, तो इस वन टाइप ऑफ द बैरियर है कि जो क्या करता है, तो साइटोप्लाज्म और साथ ही साथ जो सेलुलर एनवायरनमेंट है उसके आसपास, सेल के आसपास जो सेलुलर एनवायरनमेंट है उससे साइटोप्लाज्म को क्या करता है, सेपरेट रखता है। इस टाइप का ये फंक्शन है। Plasma membrane is a elastic, ultra thin, dynamic and selective transport barrier. Okay, ये बहुत ही इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है और बहुत ही अल्ट्रा थीन है। सो इट इज़ नॉट ऑब्जर्व इन दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड इट इज़ अ लिविंग सिस्टम एंड इट इज़ अ डायनेमिक, यानी कि ये जो मॉडल है वो कैसा रहेगा, ये 3D मॉडल टाइप का होगा और साथ ही साथ फ्लूइडिटी उसमें पाई जाती है और सिलेक्टिव है। साथ ही साथ वो सिलेक्टिव क्यों है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को ही पास आउट होने देगा, कुछ मॉलिक्यूल्स को सेल में पास आउट नहीं होने देता। सो इट इज़ कॉल्ड दैट सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, और आपने देखा कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाई जाती है। ओके, और इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहा गया है एंड इट कंटेन्स दैट लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। आगे चलकर हम देखते हैं उसकी आइसोलेशन एंड एनालिसिस, कि कैसे उसकी आइसोलेशन की गई और कैसे उसका एनालिसिस हुआ, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन is so thin so that it cannot absorb into that under the light microscope, और जो हमारे आमतौर पर पाए जाते हैं, हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उसमें नहीं दिखाई देती। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्टडी थी वो बहुत ही 1980 के बाद और 1931 में तो नहीं देखी गई, लेकिन उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी शुरू हुई। ओके, The pure and isolated membrane of the various cells has been studied by biochemical and the biophysical methods. यानी कि जो प्योर आइसोलेटेड मेम्ब्रेन उसे उन्हें पाई गई वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स में से वो उन्होंने निकाली बाय द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल और बायोफिजिकल मेथड्स के थ्रू। ओके, उसमें प्योरिटी में से आइसोलेटेड की गई जो मेम्ब्रेन्स है उसे कंट्रोल किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से, यानी कि जो हमारी टेम और सेम है, यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अभ्यास किया गया। ओके, तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्योरिटी वाले जो आइसोलेटेड मेम्ब्रेन्स उन्होंने निकाले, उसमें क्या होता था कि बहुत सारे सेल्स थे। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर जो आपको दिखाए गए हैं मामेलिन आरबीसीज, यानी कि मामेलिन इरिथ्रोसाइट्स, देन आफ्टर लीवर सेल्स, मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स, then after striated muscles, एमोबिया प्रोटेस, सी अर्चिन एग्स एंड बैक्टीरिया। उन सभी में क्या किया गया कि सभी जो सेल्स हैं उसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आइसोलेट किया गया और उसकी स्टडी की गई कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन होता है
ऐसा नहीं होता कि अमोबिया प्रोटीज में जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन हो, मामेलियन आरबीसीज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऐसा ही फंक्शन होगा। कुछ टाइप से डिफ्रेंशिएशन आपको दिखने को मिलेगा। ओके, तो हम देख रहे थे कि फॉर सच एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ह्यूमन आरबीसीज और इरिथ्रोसाइट्स हैव बीन सेलेक्टेड बाय दैट ई गॉटर एंड एफ ग्रेंडर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मामेलियन आरबीसी और ऑल्सो कॉल्ड एज अ ह्यूमन आरबीसी में एफ गॉटर एंड ग्रेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा आरबीसी। ओके, तो आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि उसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन है शुगर या फिर सॉल्ट की, उसमें आरबीसी को डाला। तो आगे चलकर क्या हुआ कि आरबीसी का माइंड थोड़ा बहुत जो एचबी है वो आउटर एनवायरनमेंट में चला गया, तो उससे जो सेल जो है उसे कहा जाता है वाइट सेल गोस्ट। क्या कहा जाता है? वाइट सेल गोस्ट। इस सेल को फिर से आप क्या करें, इस सेल को फिर से आप आइसोलेटेड सॉल्यूशन में आप डालें। ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप डालें तो फिर से वो क्या हो जाएगा, रीसील्ड हो जाएगा, यानी कि फिर से वो जैसा था वैसा आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो रीसील्ड गोस्ट की मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो फंक्शनैलिटी है, उसकी एनाटॉमी है, वो हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये साइंटिस्ट ने एफ ग्रेंडल और मैं कह रही हूँ ना कि ई गॉर्टर, दोनों ने क्या किया, आरबीसी को टारगेट बनाया और उस पर एक्सपेरिमेंट करते गए। देखिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर easily isolated by the help of hemolysis। ओके, आपको पता ही है कि hemolysis यानी कि हीम कंटेंट का लाइसिस होना, यानी कि बाहर जाना, एक्सोसाइटोसिस होना, इसे कहते हैं हम hemolysis। Then after the cell are treated with hypotonic solution that are due to the endoosmosis the produce the swelling। ओके, तो यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया गया और उसमें क्या किया गया, तो जो आरबीसी था वो क्या हो गया, स्वेल हो गया, और उसमें से थोड़ा बहुत एचबी कंटेंट निकल गया और उससे जो बनता है उसे हम कहते हैं रेड सेल गोस्ट। ओके, और वो रीसील्ड हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें ड्रास्टिक हीमोलाइसिस हो रहा है और बहुत सारा एचबी जो है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकल गया है सेल में से, तो वो अब रीसील्ड नहीं हो पाएगा। ओके, नो रीसीलिंग, नो रीसीलिंग। ओके, सॉरी, तो यहाँ पर नो रीसीलिंग। ओके, एंड द रिजल्टिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड दैट वाइट सेल गोस्ट, और इससे जो बनता है वो होता है वाइट सेल गोस्ट, यानी कि आप रेड सेल गोस्ट को फर्दर रीसेल्ड गोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो वाइट सेल गोस्ट है वो फिर से रीसेल्ड नहीं हो सकता। ओके, तो हो गई ना वन टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे चलकर उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, यानी कि ईस्ट पर। ओके, तो ईस्ट में क्या हुआ, तो ईस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइमेटिक रिएक्शन उन्होंने देखा। किससे, तो स्नेल के, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, स्नेल के गट एंजाइम्स को लिया और उसे ईस्ट के कल्चर में डाल दिया। ओके, ईस्ट का यानी कि सैकेरोमाइसिस सेरेविसी का जो कल्चर था उसमें डाल दिया। तो उन्होंने देखा कि एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू जो उसकी सेल वॉल थी, फंजाई में तो सेल वॉल होती ही है। ओके, तो सेल वॉल तो निकल गई, लेकिन जो उसका जो इनर पार्ट उसे कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट। याद रखना, द नेम इज दैट प्रोटोप्लास्ट।
तो ये प्रोटोप्लास्ट क्या है, तो ये प्रोटोप्लास्ट जो है उसका जो मेन फंक्शन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही रहता है। ओके, तो इस टाइप की स्टडी की गई। अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस सब्सटेंस से बनी हुई होती है। तो आपको पता ही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड से बनी हुई होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके परसेंटेज के थ्रू जाएँ तो लिपिड जो है वो आमतौर पर 40% लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, प्रोटीन कंटेंट 52% एंड देन आफ्टर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही लेस क्वांटिटी में पाए जाते हैं जो है 8%। ओके, तो लिपिड 40% प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आइसोलेट करने के बाद उन्हें पता चला कि इट इज़ प्रेजेंट एज अ बाय लेयर, सो इट इज़ कॉल्ड दैट लिपिड बाय लेयर। ओके, यानी कि क्या होता है, लिपिड का 2 लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, सो इट इज़ कॉल्ड दैट लिपिड बाय लेयर स्ट्रक्चर। ओके, एंड द लिपिड कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ पोलर मोलिक्यूल्स। लिपिड्स जो होते हैं वो उसके पास 2 टाइप्स के पोलर मोलिक्यूल होते हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट हाइड्रोफिलिक एंड सेकंड वन इज़ दैट हाइड्रोफोबिक। ओके, यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है कि हाइड्रोफिलिक नेचर वाला पोर्शन है हेड पोर्शन, इसे कहा जाता है हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ओके, एंड द सेकंड वन जो है वो हाइड्रोफोबिक टेल्स है, कि उसमें क्या होता है, तो हाइड्रोफोबिक टेल्स जो हाइड्रोकार्बन से बनी हुई होती हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड में कौन कौन से पोर्शन आता है वो नोटिस कर लो। ग्लिसरॉल और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है फॉस्फोलिपिड के हेड में। ओके, और फॉस्फोलिपिड के टेल स्ट्रक्चर में, यानी कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो फॉस्फोलिपिड के जो टेल स्ट्रक्चर है उसमें 2 टाइप्स की टेल पाई जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, वन जो होती है वो क्या होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी हुई। तो सैचुरेटेड यानी कि हमें पता है सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। ओके, ब्यूटेरिक एसिड या फिर कोई भी पामेटिक एसिड से बनी हुई होती हैं। ओके, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा। सो इससे रिलेटेड जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जो चेन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, यानी कि स्ट्रेट नहीं होती, कर्व होती है। ओके, इस टाइप की होती है। तो हम तो ऐसा ही दौड़ते थे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहले ऐसा ही दौड़ते थे। ओके, हमें ये नहीं पता था कि वन चेन क्या होती है, अनसैचुरेटेड, ओके, कर्व टाइप की, और वन जो चेन होती है वो क्या होती है, सैचुरेटेड और स्ट्रेट होती है। ओके, आगे हम देखते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो 80% और 52% उसमें क्या होता है, तो 52% प्रोटीन पाया जाता है उसके कॉम्पोजिशन में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटीग्रल प्रोटीन और दैट पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, इंटीग्रल यानी कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में इनर पोर्शन में प्रेजेंट है, सो इट इज कॉल्ड दैट इंटीग्रल प्रोटीन। और पेरिफेरल यानी कि पेरीफेरी में प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पेरीफेरी में प्रेजेंट है, सो इट इज कॉल्ड दैट पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, देन आफ्टर इसे नोट डाउन कर दीजिएगा, ये नीट एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि किस टाइप का प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। सो इट इज नेम इज दैट स्पेक्ट्रीन। ओके, इट इज अ मोस्ट important MCQ for the NEET exam, spectrin which are present in that outer membrane of plasma membrane. Okay, जो एज अ करियर मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है, यानी कि वो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म में हेल्प करता है। देखो, ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पर मैंने दिखाया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3D मॉडल है, फ्लूइडिटी वाला मॉडल है, फ्लूइड लाइक मोज़ेक मॉडल है। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल
हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड बाय लेयर से। ओके, फॉस्फोलिपिड का लेयर इनर साइड भी है, इसे कहा जाता है इनर साइड, और इसे कहा जाता है आउटर वन। तो आउटर साइड पर भी फॉस्फोलिपिड का लेयर है और इनर साइड पर भी है। ओके, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर इसे कहा गया था, वो आंसर ठीक है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर वन टाइप ऑफ प्रोटीन चैनल भी आपको दिख रही होगी। ओके, प्रोटीन चैनल, यहाँ पर हमें प्रोटीन क्यों चाहिए? चलो, लिपिड तो प्रेजेंट है, तो हमें प्रोटीन क्यों चाहिए? तो प्रोटीन जो है वो क्या करता है, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर बेस्ड मॉलिक्यूल, यानी कि जिस मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल होता जो वाटर में क्या होता है, डिजोल्व होता है। ओके, तो वो फॉस्फोलिपिड के थ्रू इनर कंपार्टमेंट में नहीं जा पाएगा। ओके, तो उसके लिए क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये है वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, येलो कलर का मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस प्रोटीन चैनल के थ्रू आउटर एनवायरनमेंट में से इनर एनवायरनमेंट में क्या कर लेता है, प्रवेश ले लेता है। ओके, सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म। अब आगे चलकर हम देखते हैं उसके प्रोटीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, पेरिफेरल पे प्रेजेंट है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी प्रेजेंट है, यस। साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट आपको दिख रहे हैं। ओके, और यहाँ पर मुझे 3 टाइप के लिपिड्स प्रेजेंट होते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्फोलिपिड तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कोलेस्टेरॉल भी प्रेजेंट है। ओके, और कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट, जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, तो ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड यानी कि ग्लाइकोलिपिड, ये है ग्लाइकोलिपिड। ग्रीन कलर का जो है वो है ग्लाइकोलिपिड, यानी कि लिपिड विच इज अटैच्ड विथ कार्बोहाइड्रेट, इट इज कॉल्ड दैट ग्लाइकोलिपिड। ओके, और कार्बोहाइड्रेट्स अटैचिंग टू दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड दैट ग्लाइकोप्रोटीन। आपको ये तो पता होना ही चाहिए, व्हाट इज अ ग्लाइकोलिपिड, व्हाट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन वो आउटर कंपार्टमेंट, आउटर लेयर पर ही प्रेजेंट होता है, इनर लेयर पर प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, और अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड से कनेक्टेड है तो इसे कहा जाता है ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन से कनेक्टेड है तो उसे कहा गया है ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, अब आगे चलकर देखते हैं हम, प्रोटीन्स तो है लेकिन उसे क्लासीफाई करा गया है 3 मेन टाइप्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ओके, कुछ ऐसे प्रोटीन्स हो गए कि जो क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करेंगे, इसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे जो एंजाइमेटिक रोल प्ले कर रहे होंगे। ओके, यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, तो वो भी एज अ प्रोटीन्स के रूप में ही पाए जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। देन आफ्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ट्रांसपोर्टर और ऑल्सो कॉल्ड एज अ करियर प्रोटीन्स, जो क्या करते हैं, वन मॉलिक्यूल को आउटर एनवायरनमेंट में एसेंशियल मॉलिक्यूल रहा है, उसे इनर कंपार्टमेंट में कैसे लाया जाए, फॉस्फोलिपिड से बचाकर, क्योंकि फॉस्फोलिपिड तो क्या है, लिपिड है। ओके, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन से या वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल से उसे कोई भी लगाव नहीं होता। ओके, तो जो लिपिड चैनल है प्रोटीन चैनल के थ्रू क्या होगा, और ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स के थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंट्री ले सकेगा। ओके, तो ऐसे 30 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स पाए गए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। अब आगे देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स।
आगे हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स एज अ ऑलिगोसैकेराइड के रूप में प्रेजेंट होते हैं. ओके, they are present as a short unbranched or branched chains of sugars attached either to exterior ectoproteins or polar ends of phospholipids at the external surface of the plasma membrane. Okay, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर लिपिड से कनेक्टेड है तो हमने देखा उसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलिपिड्स, और अगर प्रोटीन से कनेक्टेड है तो ग्लाइकोप्रोटीन. तो इस कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से सुगर्स प्रेजेंट होती है तो उसकी भी डिटेल में स्टडी की गई है. तो 6 प्रिंसिपल सुगर्स पाई गई है कि जो आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती हैं. द फर्स्ट वन इज दैट डेक्स्ट्रोगैलेक्टोज, देन आफ्टर डी ग्लूकोज, डी मैनोज, एल फ्यूकोज, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन. ओके, these 6 types of sugars which are always present in that plasma membrane. अब आगे चलकर हम देखते हैं उसके अदर नेम्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत सारे नाम से जाना जाता है. उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमेला. अब देखते हैं हमारे मेन टॉपिक यानी कि द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने आ रहा है कंट्रोल द एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स की एंट्री को कंट्रोल में रखता है. सेकंड वन इज दैट एग्जिट वेस्ट प्रोडक्ट्स. थर्ड वन इज दैट जनरेट द डिफरेंसेस इन आयन कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द सेल्स. यानी कि सेल में कौन कौन से आयन्स हैं उसकी मात्रा अगर बढ़ गई तो सेल में से उसे निकालने का कार्य भी कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और अगर उसकी मात्रा कम हो गई तो उसे आउटर एनवायरनमेंट्स में कैसे लिया जाए सेल में, उसका वर्क फंक्शन भी कौन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है. ओके, देन आफ्टर हम देखें उसका फोर्थ फंक्शन, इट ऑल्सो एक्ट एज अ सेंसर ऑफ एक्सटर्नल सिग्नल. उसमें क्या कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हमने आगे देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अगर एनिमल सेल में एनिमल सेल की बात करें हम तो उसे आउटर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. ओके, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं. ओके, तो वो जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल सिग्नलिंग और सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो हमने देखा था हार्मोनल स्टडी में, और साथ ही साथ इम्यूनोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. ओके, यानी कि कोई सेल में क्या है, रिसेप्टर्स हैं जो क्या करते हैं, वो फॉरिजिन मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उस पर जाकर बाइंड हो जाते हैं. और जब एंटीबॉडी को ये पता चलता है तो एंटीबॉडी वहाँ पर आके सेल के साथ वो एंटीजन जो बाइंड हुआ है उसका भी क्या कर देती है, खात्मा कर देती है. ओके, तो सेल रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है. देन आफ्टर अगर हम बात करें बैक्टीरिया और प्लांट्स की तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है एज बिटवीन द सेल वॉल और साइटोप्लाज्म के ठीक बीच में. यानी कि ये सेल होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप देखो ये सेल है, उसके बाद यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर हम दो देते हैं, ये है पूरा का पूरा पर्पल कलर का साइटोप्लाज्म. सेल वॉल के ठीक अंदर ही मैं रेडिश कलर का जो दूर रही हूँ वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो बैक्टीरिया और प्लांट सेल में तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के ठीक बीच में पाई जाती है. ओके, और सेल विदाउट सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ फॉर्म एज अ सेल सरफेस. ओके, यानी कि एनिमल सेल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल सरफेस के फॉर्म में ही वर्क फंक्शन देगी. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे मत भूलिएगा. ओके.